हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर। आज हम यूपी लेखपाल से संबंधित हिंदी विषय का टेस्ट पेपर 9 देखेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट पेपर 8 करा दिए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। ना देखे हो तो देखिए और फ़ायदा उठाइए वहाँ से। आज हम यूपी SSSC द्वारा आयोग द्वारा जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं हिंदी विषय के, उनको लेकर आए हैं। तो आप लोग देखें और पसंद आए तो सेगमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? हा वर्ग का, हा वर्ग का, छा वर्ग का, वो वर्ग का, ये वर्ग का। कौन से वर्ण का जो उच्चारण स्थान तालु है, आप लोगों को बताना है। तो हमारे हा वर्ण का या छा वर्ण का या वो वर्ण का या ये वर्ण का। तो ए धातु कंठ तालु जो ये और ए वर्ण होते हैं वो कंठ तालु से उच्चारित होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? उ, आ, ई या फिर ई। तो हमारा राइट आंसर जो है बी ऑप्शन के साथ जाएगा। आ हमारा जो है कंठ वर्ण है। क्यों? अकु विसर्जन नाम कंठा सूत्र से आ हमारा कंठ वर्ण हो जाएगा। का वर्ग सारे कंठ वर्ग से उच्चारित होते हैं और विसर्ग जो है वो कंठ वर्ग से उच्चारित होता है, और आ और हा भी जो है कंठ वर्ग से। अकु, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग ये सारे क्या होते हैं? अकुह विसर्जन नाम कंठा कंठ वर्ण से उच्चारित होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्णध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ। ये राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा में 2018 में पूछा गया आयोग द्वारा क्वेश्चन है। तो जो हमारी ग्रीवा ध्वनि होती है वो देवनागरी लिपि में की वर्ण में ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा ध्वनि जो हमारी देवनागरी लिपि की है, कंठ ध्वनि हमारे देवनागरी लिपि की है, दंतोष्ठ ध्वनि हमारी जो है देवनागरी लिपि की है, पर ग्रीवा ध्वनि जो होती है वो हमारे देवनागरी लिपि की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। तो वकारः दंतोष्ठ सूत्र होता है, वहाँ से वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर वा को उच्चारित करते हैं। आप लोग प्रैक्टिकली इसको देख भी सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। इन वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। ये जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। कोई डाउट मत रखिएगा इस पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन अभी आप लोगों को हमने बताया कौन से व्यंजन आएंगे, जो का चा वर्ग में होंगे, यानी चा वर्ग में होंगे। तो चा, छा, जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हा भी हमारा नहीं आ रहा है किसी वर्ग में, रा भी नहीं आ रहा है और मूर्धन्य सा भी नहीं आएगा, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। राइट आंसर जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया ही 5 वर्ग हैं, 25 व्यंजन वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा 5 ये हो गए। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इयाँ 5 ये हो गए। पा वर्ग, पा, 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 मा 5 ये हो गए। और दा वर्ग, ता, था, दा, धा, धा, ना, ये जो है हमारे 5 जो हैं। और एक यहाँ पे छूट रहा है,
पा वर्ग हो गया, टा वर्ग भी होता, लेकिन टा नहीं है, 4 ही का पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, दा वर्ग, और एक वर्ग और होना चाहिए टा वर्ग, जो इसमें दिया नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या। अभी जैसे आप लोगों को बताए हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, तो 25 जो हमारे अस्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अब बहुत सीधा सा सवाल था, सरल सा सवाल था। अब मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है जवाब ए की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल जो विकार परिवर्तित होता है, विकार उत्पन्न होता है, वो कहलाता है। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा संधि कहलाता है। पर यहीं पर बात की जाए, 2 समीपवर्ती वाक्यांशों या शब्दों में जो विकार होता है उसको क्या कहलाएंगे, तब वो समास हो जाएगा। पर वर्णों की बात की जाएगी तो संधि का, ये समास और संधि में अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। प्रत्यय जो शब्दांश के किसी मूल वह शब्दांश होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका पूरा अर्थ बदल देते हैं। इनका कोई अर्थ, खुद का कोई अर्थ नहीं होता, अगर ये शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रत्यय क्लियर होना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में मैंने प्रत्यय करा रखा है, स्पेशल प्रत्यय करा रखा, आप लोग ना देखे हो तो ज़रूर देखें, वहाँ से आप लोगों को बहुत सा लाभ मिलेगा। अब बे जो बे ना हो, जैसे अभी कह दिया जाए हमेशा, तो हमेशा को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप में बदला जा सकता है, किसी भी सहायता से बदला जा सकता है। हमेशा हमेशा ही लिखा जाएगा हमेशा, तो ये अब्बे होते हैं जो बे ना हो। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्न ऑप्शन में से कौन संधि का प्रकार नहीं। मुख्यतः संधियों के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अनुसार संधि कोई नहीं होती है, अतः हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संधि के कितने प्रकार की होती हैं संधियाँ। जैसा कि अभी हमने बताया ही, 2 या 3 या 4 या 6, तो 3 प्रकार की हो जाएंगी, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ये 3 प्रकार की मुख्यतः संधियाँ होती हैं। इसको भी, स्वर संधि को भी कैटेगराइज किया गया है, व्यंजन संधि को भी कैटेगराइज किया गया है और विसर्ग संधि को, लेकिन मुख्यतः अगर पूछता है संधि के प्रकार तो आप लोग 3 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा चक्रपाण में प्रयुक्त समास है। चक्रपाण अव्ययीभाव या तत्पुरुष या बहुब्रीहि या फिर क्रमधारय। तो चक्रपाण किसे कहते हैं, चक्र को कौन धारण करता है, भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो ये एक तीसरा अर्थ बता रहा है, यहाँ दोनों पदों की प्रधानता न होकर किसी तीसरे का बोध करा रहा है, अतः यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप लोगों ने सिलेबस तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, तो मैं ये उम्मीद करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो गया। समझ में भी वैसे बहुब्रीहि समास वो कहलाते हैं जिनका दोनों पद की कोई प्रधानता हो, किसी अन्य अर्थ को प्रकट करें। तो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कौन कहलाता है, भगवान विष्णु जी कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, एक अन्य अर्थ तो प्रदान कर रहा है चक्रपाणी, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। पंचवटी हमारा नहीं होगा, ये भी जो है हमारा द्विगु समास हो जाएगा, प्रथम पद संख्यावाची है। करोड़पति भी हमारा नहीं होगा, चरण कमल भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं, किसके पास 4 भुजाएं हैं, भगवान विष्णु जी के पास ही 4 भुजाएं होती हैं, अतः ये अन्य अर्थ प्रदान करता है, बहुब्रीहि समास सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप, पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो आप लोग जानते हैं, जब किसी शब्द, मूल शब्द के पहले उपसर्ग, निपात, अव्यय जुड़ जाते हैं तो वो कौन से समास का निर्माण करते हैं, अव्ययी भाव समास के निर्माण करते हैं। तो आजीवन में उपसर्ग जुड़ जाने से ये अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यथासंभव में कौन सा समास है। अभी आप लोगों को जैसे बताया, अव्ययी या फिर क्रमधारय या तत्पुरुष या द्विगु, कि किसी मूल शब्द में
उपसर्ग, निपात या अव्यय जुड़ जाने से बने शब्द को क्या कहते हैं? या अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यथा संभव में यथा जो है हमारा उपसर्ग है, अतः ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं? मैंने सारे पॉइंटों को रखने का कोशिश किया है जो आपके सिलेबस में वर्णित है यूपी लेखपाल के। किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है अपवाद, और ये सारे विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है पूछ रहा। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो अपवाद में भी उपसर्ग है, पराजय में भी उपसर्ग है, प्रभाव में, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें उपसर्ग नहीं, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परा उपसर्ग का अर्थ होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, भीतर, उल्टा, बाहर या आसपास। तो परा का उपसर्ग होता है उल्टा, क्योंकि जैसे होता है जय, जय का मतलब जीतना, और पराजय उल्टा हो गया ना, जय का यानी हारना। तो इससे आप समझ सकते हैं, जैसे जय हुआ, इसमें परा उपसर्ग लगा दो तो पराजय हो जाता है। जय का अर्थ होता है जीत, पराजय का मतलब हो गया हार, तो उल्टा हो गया, नहीं हो गया। तो इससे भी आप सेंस लगा के कह सकते हैं परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। एक उपसर्ग के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ये भी आप लोग जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परिक्रमा में उपसर्ग है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आ उपसर्ग है, पा उपसर्ग है, या पर उपसर्ग है, या पर। कर्मा में पर जोड़ के जो परिक्रमा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा जो यूपी SSS ही कराती है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूँ जो विगत वर्षों में पूछे गए हूँ। रसोईया में पढ़ते हैं या पढ़ते, या पढ़ते, आ पढ़ते, या फिर रस पढ़ते। जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, रसोईया में या पढ़ते हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी पढ़ते नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। किस में जो है सी पढ़ते नहीं लगा है? नौकरानी में। नौकर धन आनी हो गया यहाँ पे, यहाँ ई पढ़ते नहीं लगा, नी पढ़ते यहाँ नहीं। नौकर धन आनी मिलके यहाँ नौकरानी हुआ है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भलाई में पढ़ते हैं। ई, आई, लाई, भा। जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, भला धन आई, भलाई पढ़ते हैं इसमें, आई पढ़ते हैं इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु शब्द का तद्भव रूप हमको बताना है। अभिलाषा, इच्छा, ईख, उल्लू। तो ईख जो होता है ये किसको कहते हैं? गन्ना। गन्ना का जो है तत्सम क्या होता है? इच्छु। तो इच्छु को हम अगर तद्भव पूछ रहा है तो हमारा ईख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। तद्भव शब्द कौन सा है? प्यास है। यहाँ पे क्या छोटा सा है, तो छोटा सा जहाँ आएगा वो सब प्रायः क्या हो जाता है? तद्भव रूप हो जाता है। तभी इसके पहले मैंने जो है ये सारे पॉइंट को क्लियर करा दिया है। पढ़ते तत्सम को कैसे पहचानेंगे, जब मैंने पढ़ते पढ़ाया है, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल में, आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर प्यास सही हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। और नेक्स्ट हमारा है, उनमें किस प्रकार का शब्द है? आगत, तद्भव, तत्सम या देशज। तो उनमें जो हमारा है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका आप पूछें तत्सम क्या होगा, तो उनमें का तत्सम होता है उनमें, कष्टी सा, उसमें मूर्धन्य सा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। तो तद्भव शब्द का चयन करना है। हस्त जो हमारा है ये तद्भव नहीं है, ये भी तद्भव नहीं है, हीरक भी तद्भव नहीं, हींग जो है हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।